तो हेलो बच्चों, आप सभी का ईटीएल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर कि एक्चुअली इनकम टैक्स में है क्या, कब से, कैसे और क्यों ये इनकम टैक्स लागू हुआ, किस पर लगा, किस पर लगता है। ये सारी चीज़ें हमारे इस बेसिक कंसेप्ट में दी हुई है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका चैप्टर 1 है। मतलब पहले अगर आप इनकम टैक्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर एग्जैक्टली इनकम टैक्स में है क्या। ठीक है, तो आज हम यही लेंगे, ये हमारे बिल्कुल शॉर्ट क्लास होगी। तो अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले बेसिक्स मतलब इनकम टैक्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें। इनकम टैक्स इन इंडिया इज पेड ऑन द इनकम अर्न। इनकम टैक्स किस पर पे किया जाता है? जो इंडिया में जो इनकम हम अर्न करते हैं उस इनकम पर क्या पे किया जाता है? इनकम टैक्स। द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। और जो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो किस एक्ट में दी हुई है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। किसमें दी है? 1961 में। और रूल टू असिस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उस एक्ट को रूल करने का जो प्रोविजन को रूल करने का जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1962। ठीक है, कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स रूल 1962। उसके बाद टू मेक चेंजेस इन द एक्ट और रूल, सीबीडीटी इशू नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी अगर चेंजेस करना होता है एक्ट में या फिर रूल में तो सीबीडीटी जो है, सीबीडीटी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी क्या करता है? नोटिफिकेशन इशू करता है टाइम टू टाइम। अब सर्कुलर भी सीबीडीटी इशू करता है, लेकिन सर्कुलर जो है वो कंपलसरी नहीं होता है कि लोग उसे फॉलो करें, लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन में मेन चीज़ पता चलती है कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजेस आया है, क्या टैक्स रेट में अगर कोई चेंजेस आया है या किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आया है तो वो हमें नोटिफिकेशन से ही पता चलता है। ठीक है, अब उसके अंदर अब नेक्स्ट चीज़ हो रहा है एक और कि मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। ये टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है एंड टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स by taking complete legitimate benefits of all deductions, exemptions, allowance and rebate so the tax liability reduced to minimum। जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तब हम उसमें सिर्फ इनकम कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि उसमें कुछ अलाउंस भी होती है, कुछ एग्जेम्पशंस होती है। एग्जेम्पशन मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती है जिन पर टैक्स नहीं लगता है, अगर हम उसे भी इंक्लूड कर लेंगे और उस पर भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स हमारा डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। अगर कोई रिबेट मिल रही है तो उसे हम अपनी टैक्स कैलकुलेट करते हैं और हो सकता है कि हमें रिबेट भी कुछ मिलना हो तो हम अपनी रिबेट रिड्यूस कर देंगे तो हमारा टैक्स जो है वो कम आएगा या हो सकता है नील हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? टैक्स प्लानिंग होती है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस इज रिड्यूसिंग और नेगेटिंग टैक्स लायबिलिटी इन लीगली परमिसिबल वेज एंड एज लीगल सैंक्शंस। टैक्स अवॉइडेंस इज इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग बिफोर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। मतलब क्या है कि जब भी हम टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं, जो अराइज होती है हमारी लायबिलिटी, उससे पहले जो भी हम इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लानिंग करते हैं टैक्स, उसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्स इवेशन क्या होता है? ऑल मेथड बाय विच टैक्स लायबिलिटी इज इलीगली अवॉइडेड आर टर्म एज टैक्स इवेशन। मतलब जिस भी तरीके से हम अपने टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करें, इलीगली अवॉइड करें, मतलब टैक्स से बचने की कोशिश करें, उन सारे मेथड्स को क्या कहते हैं? टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन में इन्वॉल्व एन अनट्रू स्टेटमेंट, मतलब अगर हमने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है जिससे हमारा टैक्स बच रहा है, टैक्स देने से हम बच रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी हमारी बच रही है, तो हमारा टैक्स इवेशन हो गया। या हमने सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट, अगर हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करा है तो उससे भी हम टैक्स देने से अगर बच रहे तो हमारा टैक्स इवेशन है। ठीक है, इस तरीके से टैक्स इवेशन होता है। उसके बाद टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट का मतलब है टैक्स मैनेजमेंट रिलेट टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब क्या है? मतलब यह है पास्ट से रिलेटेड, मतलब कोई भी अगर पास्ट में कोई भी रिवीजन करना है, अगर हमने टैक्स कैलकुलेट कर रखा है और उसमें हमें कोई चेंजेस करना है, हमने कुछ गलत कर दिया था, उस चीज़ को हम क्या करेंगे?
वो सारी कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है या कोई अपील वगैरह है उसके रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, मतलब क्या कहेंगे हम उसे, टैक्स मैनेजमेंट कहेंगे। अब प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इनकम ऑन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड रिकॉर्ड। मतलब क्या है, पास्ट में हमारा कोई भी चेंजेस था, अगर उसके रिगार्डिंग हमने उसे चेंज किया, अब उसके बाद हम उसे अपडेट कर चुके हैं, तो अब अपडेट करने के बाद हम अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। और करेक्टिव एक्शन फ्यूचर, मतलब अगर हमने कोई प्रेजेंट में कोई गलती कर दी अपनी रिटर्न को फाइल करते वक्त, तो हम फ्यूचर में जो करेक्टिव एक्शन लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब कुछ डेफिनेशन है, मतलब बेसिकली एक डेफिनेशन है कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा या इनकम किसे कहेंगे, ठीक है। द टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दैट इट स्टेट एज टू व्हाट इज इंक्लूड इन इनकम अंडर दिस सेक्शन। इनकम इंक्लूड मतलब इनकम टैक्स एक्ट में वैसे बेसिकली डिफाइन नहीं है, लेकिन इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा ये इसमें बताया गया है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। तो इनकम के अंदर इंक्लूड होगा प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। परक्विजिट मतलब क्या होता है, अगर कोई फैसिलिटीज दी है, ठीक है, तो वो भी हमारे सैलरी हेड के अंदर इनकम में इंक्लूड होगी। प्रॉफिट इन ल्यू मतलब ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कुछ ऐसा अमाउंट दिया है, कुछ सर्टेन अमाउंट दिया है जिसे सैलरी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिया सैलरी के जगह पर ही है, मतलब एज अ आप ये नहीं कह सकते कि वो सैलरी के जगह पर दिया है, जैसे कुछ सर्टेन अमाउंट सैलरी के साथ दिया है अगर, ठीक है, अब उनसे सैलरी कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हो गया, मतलब बेनिफिट हो गया एक तरीके से। उसके बाद एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट, वही सेम, अगर कुछ अलाउंस दिया है अदर देन ग्रांटेड टू एसएससी टू मीट हिज एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के अलावा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एसएससी इधर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। दो केस है, या तो अपने पर्सनल एक्सपेंस, या तो अपने खर्चों को मीट करने के बजाय जो अलाउंस या बेनिफिट दिया है, या फिर कुछ अलाउंस ग्रांट किया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी मीट करने के लिए वो जैसे कैपेसिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ये सारी चीज़ें हम सैलरी के चैप्टर में, ये वाली सारी चीज़ें सैलरी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, अगर कोई और बेनिफिट दिया है या परक्विजिट दिया है, बेनिफिट और परक्विजिट एक सेम चीज है। उसके बाद इफ एनी सम पेड बाय एनी सच कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, या किसी ऑब्लिगेशन के अंडर कोई सम पे किया गया कंपनी के द्वारा, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, अगर इम्पोर्ट लाइसेंस पर अगर प्रॉफिट हुआ, को बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम सारे हेड्स में, जितनी भी हेड्स हैं हमारे इनकम की, उन सारी हेड्स में पूरी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कैश असिस्टेंट रिसीव और रिसीवेबल अंडर एक्सपोर्ट, एनी रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी और एक्साइज वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, ये बिजनेस वाले हेड में आएगा। और ये एनी कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन के हेड में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है। हम जब आगे अपनी सैलरी इनकम जब भी कैलकुलेट करेंगे किसी भी हेड में, तो कई जगह ऐसा आएगा कि पर्सन्स में सबके अलग अलग टैक्स रेट्स होंगे। पर्सन जो इंक्लूडेबल होगा वो कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे, किस चीज़ को किसे हम पर्सन कहेंगे, तो वही टर्म यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है बेसिक में आपके, कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है। एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फर्म, अ कंपनी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी BOI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, अ लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग कैटेगरीज, ठीक है। और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इनमें से इनमें फॉल नहीं कर रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है SEC। SEC क्या होता है? एन SEC मीन अ पर्सन। SEC बेसिकली एक पर्सन को ही कहा जाता है। किस पर्सन को कहा जाता है? हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स, जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है।
या फिर हु इज लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, या फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी अगर अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है, जैसे इंटरेस्ट हो गया या पेनाल्टी। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, या फिर अगर कोई उसके इनकम के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर की गई है तो उस पर जो भी आएगा लाइबिलिटी आएगी उसे पे करने के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि जिस पर्सन के फेवर में या जिस पर्सन के रिगार्डिंग, जिस पर्सन के लिए ये सारी प्रोसीडिंग्स की गई है इनकम पर इस एक्ट के अंदर, या कोई भी अगर रिफंड वगैरह अमाउंट है उस पर कोई प्रोसीडिंग्स की गई है, तो उस सारी चीज़ों को पे करने के लिए जो पर्सन लाइबल है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होता है? एनी रिसीप्ट विच इज ऑफ कैजुअल, कोई भी रिसीप्ट जो कैजुअली आ रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, और दूसरा नॉन रिकरिंग नेचर का है, मतलब वो नॉर्मली नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग नेचर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैजुअल इनकम। इट इज एन इनकम द रिसीप्ट ऑफ विच इज एक्सीडेंटल एंड विदाउट स्टिपुलेशन, विदाउट अ स्टिपुलेशन, मतलब वो एक्सीडेंटली रिसीव हो रहा है, ठीक है, और उसका कोई ऐसा नॉर्मल नेचर का नहीं है वो। इट इज इन नेचर ऑफ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड नेचर का है, नॉर्मल नेचर का इनकम नहीं है ये। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी हमारा नॉर्मल चीज तो है नहीं कि हम रोज लॉटरी का हमने बिजनेस खोल रखा है और रोज हमारी लॉटरी लग रही है, तो ये हमारा अनएक्सपेक्टेड है कि लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, कैजुअल इनकम हो गया। क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फॉर्म, गैम्बलिंग और बेटिंग, ठीक है, ये सारी क्या है, इन सारे नेचर्स के, इन तरीके के सारी इनकम्स क्या है, हमारी कैजुअल इनकम है। रिसीव्ड इवन फ्रॉम हैबिचुअल बेटिंग, अगर कोई किसी की आदत ही है सट्टा लगाने की और ऐसे में भी रिसीट हो रहा है और वो नॉन रिकरिंग रिसीप्ट है, तो वो भी क्या है, हमारा कैजुअल इनकम है। ठीक है, या कोई प्राइज अवॉर्डेड है फॉर कॉइन कलेक्शन या स्टैम्प कलेक्शन पर कोई प्राइज मिलता है, अवार्ड मिल रहा है, तो वो सारी क्या है, हमारी कैजुअल इनकम है। ठीक है, उसके बाद कैजुअल इनकम में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, कैजुअल इनकम में कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होगा, रिसीव्ड अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। सीरियस सिंपल सी बात है कि अब ये सारी हमारी जब कैपिटल गेन हमारा हो रहा है तो हमारे कैजुअल इनकम नहीं है। अगर हमने कहीं कैपिटल इन्वेस्ट किया है या कैपिटल कहीं अपना लगाया है, उस पर हमें जो लॉस गेन हो रहा है, उससे इनकम हो रही है, तो वो हमारा कोई सडन चीज़ तो है नहीं। हमने इन्वेस्ट करा है, हमने अगर हमारा काम ही यही है, तो फिर तो वो हमारे कैपिटल गेन के हेड में जाएगा ना। अगर बिजनेस से हमें कुछ रिसीव हो रहा है तो वो बिजनेस के हेड में जाएगा ना, वो हमारा कैजुअल इनकम थोड़ी होगा। या अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो सारी कैजुअल इनकम तो हो ही नहीं सकती, हमारी नॉर्मल और रिकरिंग नेचर की है। ठीक है, वॉलंटरी पेमेंट रिसीव एन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जाम्पल टिप्स गिवन इन द ऑर्डिनरी वे टू टैक्सी ड्राइवर्स। ठीक है, अब दूसरी चीज, मेन चीज क्या है यहाँ पर, कि अगर कोई भी एक्सपेंस आपने किया है अपने कैजुअल इनकम को अर्न करते वक्त, अगर आप लॉटरी आपकी जो लगी है उस लॉटरी को अर्न करते वक्त आपने अगर कोई एक्सपेंस किया है, तो वो आपके एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होगी। मतलब क्या है, नॉर्मली हम जब किसी भी इनकम को अर्न करते वक्त कोई खर्चा करते हैं, तो जब हम अपनी टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे केस में हमारे जो जितने भी एक्सपेंस हुए होते हैं वो सारी एक्सपेंस हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्योंकि हम इनकम अर्न कर रहे हैं तो सिर्फ इनकम थोड़ी दिखाएंगे, हमने कुछ एक्सपेंस किया है, हमारा कुछ खर्चा हुआ है उस इनकम को अर्न करने पर, तो हम सारे एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन कैजुअल इनकम के केस में ऐसा नहीं है। कैजुअल इनकम के केस में अगर आपने कुछ एक्सपेंस किया है तो भी वो डिडक्टेबल नहीं है कैजुअल इनकम से। और दूसरी चीज, सेट ऑफ लॉसेज इज नॉट परमिटेड अगेंस्ट कैजुअल इनकम। मतलब अगर आपके किसी और हेड में, सैलरी के हेड में नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी के केस में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, प्रॉफिट बिजनेस के केस में, कैपिटल गेन के केस में, अगर कोई भी लॉस हो रहा है आपके इन हेड्स में, हेड्स ऑफ इनकम में अगर कोई लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
कैजुअल इनकम का ये रूल है। मतलब कैजुअल इनकम में से कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी आपको और ना ही आप कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर नॉट डिफाइंड सेक्शन 2। मतलब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन जो दी गई है वो अंडर सेक्शन 3 दी गई है। मतलब क्या है इसका? बेसिकली जो सारे डेफिनेशंस होते हैं, जितने भी डेफिनेशंस होते हैं वो सारी कहाँ आती है? सेक्शन 2 के अंदर आती है। लेकिन कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है, रेयर डेफिनेशन, जिनको अलग से सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 2 को बेसिकली डेफिनेशन का ही सेक्शन कहा जाता है। तो जितने भी डेफिनेशंस होते हैं वो सेक्शन 2 में ही डिफाइन होते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जिन्हें स्पेशली सेक्शन 3 में डिफाइन किया जाता है। अब इट इज डिफाइंड सेपरेटली अंडर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। प्रीवियस ईयर मीन the year in which income earned is known as previous year and the next year in which this income is taxable known as assessment year। previous year का मतलब क्या होता है? जिस साल आपने इनकम अर्न की वो साल आपकी प्रीवियस ईयर होती है और उसके अगले साल हम जिस साल इनकम अर्न करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर हम अपना टैक्स पे करते हैं। तो जिस साल हम अपने इनकम पर टैक्स पे कर रहे हैं, इन विच ईयर दिस इनकम इज टैक्सेबल, जो इनकम हमने अर्न किया जिस साल वो टैक्सेबल होता है उस साल को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ गया? जैसे हमने इस साल अगर इनकम अर्न की तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है और इसकी टैक्स लाइबिलिटी हम कब कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट ईयर में इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी असेसमेंट ईयर होगी। अगर हम पिछले साल की, जो पिछले साल हमने इनकम अर्न किया था उसकी टैक्स लाइबिलिटी इस साल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है जिस साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और पिछले साल जो हमने अर्न किया था इनकम वो हमारा प्रीवियस ईयर था। उसके बाद क्या कह रहा है? फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन फर्स्ट प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12 मंथ। क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू हुआ है या नया प्रोफेशन शुरू हुआ है तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम भी हो सकता है। कम कैसे हो सकता है? मान लिया मैंने, हमारा महीना साल कब से शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है और मार्च पर खत्म होता है। अब मानते हैं मैंने अपना नया बिजनेस जो शुरू किया है वो जनवरी में शुरू किया है। तो अब मैंने जनवरी में जब शुरू किया है तो अब मेरा वो उस साल का मार्च तक तो वो खत्म हो जाएगा मेरा साल फर्स्ट मेरा, और उसमें जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में मेरी जो इनकम हुई रहेगी उसका टैक्स मैं कब दूंगी? नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से लेके मार्च वाले जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब उसमें देंगे। ठीक है, तो इसके अब क्या हुआ कि हमारा जो था हमने जनवरी में खोला था, शुरू किया था अपना बिजनेस और मार्च में हमारा 1 साल खत्म हो गया। तो हमारा वो कितने महीने का हुआ? सिर्फ 3 महीने का हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहा है कि अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो प्रीवियस ईयर, जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहला प्रीवियस ईयर जो है वो कि 12 महीने से कम का भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द अबव रूल हाउएवर हैज सर्टेन एक्सेप्शन विच आर गिवन बिलो। कुछ रूल्स, अब ये जो ऊपर जितने भी हमने पढ़े इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंस है, शिपिंग कंपनी है, तो उनके केस में मुश्किल है पता लगा पाना कि प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इन सारी चीज़ों में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि द एसएसटी इज नॉन रेजिडेंट हु ओन्स अ शिप और शिप इज चार्टर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंस, द शिप कैरीज पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स, shipped at a port of in India. The non-residents may have an agent representative in India. ठीक है, इनकम के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंस है, शिपिंग कंपनी है, फ्रॉम शिपिंग कंपनी, तो उसकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सारी। ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया इधर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है, परमानेंटली छोड़ रहा है या फिर ज़्यादा समय के लिए छोड़ रहा है। इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, या इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट विद अ व्यू टू अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड
बिजनेस। अब इन दीज केस, इन केसेस की बात करते हैं जो हमने केस पढ़े। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मे बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर इमीडिएटली। मतलब क्या है कि ये जो केसेस हमने देखे, जो ऐसे ऐसे अर्न हुई इनकम, ये जो हमने केसेस देखी, ये इनकम अर्न हुई, इनके इनकम को हम कैसे टैक्स कर सकते हैं कि मतलब क्या है कि अगर हमारी प्रीवियस इनकम, प्रीवियस ईयर में अगर कोई इनकम हुई तो हम उसे इमीडिएटली टैक्स कर सकते हैं एज एन असेसमेंट ईयर मान के, बजाय कि नॉर्मल असेसमेंट ईयर में करने के। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस क्यों दिया गया है और किस केस में दिया गया है? ये सारी इनकम अगर हुई है, अगर इनकम हुई है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग कंपनी, अगर शिपिंग कंपनी की इनकम हुई है से हुई है, किसे? नॉन रेजिडेंट्स को हुई है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी, किस पर्सन की इनकम, अगर कोई पर्सन परमानेंटली या ज़्यादा समय के लिए अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है, या फिर किसी इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ठीक है, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कोई एकदम कम समय के लिए अगर ये सारी इनकॉर्पोरेटेड हुई है या बनी है ये सारी पर्सन्स, इन पर्सन्स के केस में, तो इनकी इनकम भी कब टैक्स्ड होगी? इमीडिएट टैक्स्ड हो जाएगी। मतलब अगर मान लिया कि ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो फॉर्म है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए, तो ये क्या करेंगे? जब टैक्स देने का टाइम आएगा तो भाग जाएंगे। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब इन्हें इनकम, अब ये क्या करेंगे, जैसे मान लिया वैसे तो हमने इस साल इनकम अर्न की तो उसे अगले साल टैक्स देंगे, तो हो सकता है इस साल इनकम अर्न हुआ और ये गायब हो गए, तो टैक्स कैसे देंगे? हम ट्रेस कैसे करेंगे? इन्हें ट्रेस करने में दिक्कत होगी ना इन्हें। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा कि जो अब ऐसे केसेस में अगर इनकम अर्न हो रही है तो इनकम अर्न करते ही इमीडिएटली उस पर टैक्स भी दे दो और ख़त्म करो बात, बजाय कि नॉर्मल असेसमेंट ईयर का वेट करने के। ठीक है, हम नॉर्मल असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेस नहीं कर होने में बहुत दिक्कत होगी ट्रेस करने में। तो क्या लिखा है? दीज एक्सेप्शन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर टू एंश्योर स्मूथ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम द एफोरसेड टैक्स पेयर हु मे नॉट बी ट्रेसेबल। समझ में आती बात? अगर ट्रेस मतलब हो सकता है कि कभी कभी ट्रेसेबल ही ना हो, इन्हें ट्रेस करने में बहुत दिक्कत हो, तो इसीलिए जब आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो इमीडिएटली हाथ के हाथ आप टैक्स भी पे कर दीजिए, आप असेसमेंट ईयर का वेट मत करिए। ठीक है, इफ असेसमेंट ईयर प्रोसीडर इज पोस्टपोन्ड टिल द कमेंसमेंट ऑफ द नॉर्मल असेसमेंट। आगे बात समझ में क्या मतलब था? अब आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing on first day of April every year. The income earned during any year is taxable in the next year which start from 1st April। मैंने भी आपको बताया था प्रीवियस ईयर में सेम वही चीज़ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हमने इनकम अर्न किया, और असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम अपनी इनकम को टैक्स कर रहे हैं, और वो ईयर कब से शुरू होगी? अप्रैल 1 से शुरू होती है। इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट द ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखा कि इनकम अर्न हुआ ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 1 2018 टू मार्च 31 2019। अब वो टैक्स कब होगा? अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 के बीच में टैक्स होगा। ठीक है, ये हमारा असेसमेंट ईयर। और उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मार्जिनल मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम हमारा रेट हो, इनकम टैक्स रेट हो, प्लस मैक्सिमम हमारा स्लैब रेट हो, और प्लस हमारा क्या हो? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसे ही हमने क्या कहा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है, इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स इफ एनी, एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाइएस्ट स्लैब रेट, slab of income in case of an individual, association of person, body of individual as specified in the finance act of the relevant year। ठीक है, बताया मैंने आपको क्या होगा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या है? जितना भी मैक्सिमम हमारा टैक्स रेट है वो, प्लस जितना भी मैक्सिमम हमारा सरचार्ज रेट है वो, और प्लस हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। इसके आगे हम सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो
आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको ये पूरा चैप्टर। आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस की अलग से क्लासेस होंगी, वो सारी चीज़ें फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।